चलिए समझते हैं कि इंडिया अलायंस या फिर तेलंगाना के बाहर कोई भी सेक्युलर पार्टी एमआईएम के साथ अलायंस क्यों नहीं करती। आप एक भी 6 से हारे या 2 से हारे या 10 से हारे, आप एमआईएम को गलत नहीं ठहरा सकते। पहले बोलते रहे, अगर हारेंगे तो एमआईएम की वजह से हारेंगे, अगर आप जीतेंगे तो एमआईएम की वजह से जीतेंगे। अगर आपको वोट चाहिए तो हम कर आप मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, चुपचाप पतंग छाप को शामिल कीजिए। एक एक पॉइंट को तोड़ कर समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इन पार्टीज को एक बात बहुत क्लियरली समझ आ गई है कि मुसलमान ज्यादातर वोट देते हैं सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, चुनाव के बाद उनसे कोई टैंजिबल डिमांड नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इस सिचुएशन में इन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को एक आसान रास्ता मिल जाता है। ना मुस्लिम इश्यूज उठाना है, ना एजुकेशन, जॉब्स या सोशल जस्टिस का वादा करना है, फिर भी उन्हें मुस्लिम्स का वोट इजीली थाल में सजाया हुआ मिल जाता है, बस बीजेपी का डर दिखाकर। पॉइंट नंबर 3, लेकिन अगर इन्हें एमआईएम के साथ अलायंस करना पड़े या फिर कोई और मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी, एमआईएम के अलावा तो खैर कोई है नहीं, तो गेम चेंज हो जाता है। तब मुस्लिम्स के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अल्टरनेटिव होता है और अगले चुनाव में वो अपने डिमांड्स रख पाते हैं, जैसे क्वालिटी एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स और जॉब्स में इंसाफ, सोशल जस्टिस और असली रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे यादव्स, मराठास, लिंगायत्स और दूसरी जातियों ने अलग अलग स्टेट्स पे किया है। पॉइंट नंबर 4, हंग असेंबली की सिचुएशन में ओवैसी बार्गेनिंग कैसे करते हैं, ये तेलंगाना और पुराने आंध्रा के तजुर्बे से समझा जा सकता है। वहाँ एमआईएम बिना सपोर्ट दिए किसी भी गवर्नमेंट का बनना मुमकिन नहीं था और इसी वजह से एमआईएम ने कांग्रेस से 4% मुस्लिम रिजर्वेशन सिक्योर किया। सोचो, सेंटर में कांग्रेस थी, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे स्टेट्स में भी कांग्रेस थी, लेकिन ये 4% कोटा सिर्फ आंध्रा या फिर अब के तेलंगाना में मिला क्योंकि एमआईएम किंग मेकर थी। पॉइंट नंबर 5, और ये 4% कोटे ने मुस्लिम सोसाइटी को बदल कर रख दिया। हजारों मुस्लिम स्टूडेंट्स मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल कॉलेजेस में घुसे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स बने, उनकी फैमिली गरीबी से निकलकर एक स्टेबल मिडिल क्लास बन गई। यानी कि अब आने वाली एक पूरी की पूरी नस्ल इस प्रोसेस के जरिए से बदल जाएगी। पॉइंट नंबर 6, ये है असली बार्गेनिंग पावर का रिजल्ट। तेलंगाना के मुस्लिम्स आज हुकूमत के साथ नेगोशिएट करते हैं एज स्टेक होल्डर्स, जैसे वो भागीदार हो, वोट बैंक बनकर नहीं रहे। पॉइंट नंबर 7, क्या ये दूसरे स्टेट्स में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सेक्युलर पार्टीज क्यों चाहेंगी? जब मुस्लिम वोट्स उन्हें वैसे ही फ्री में मिल रहे हैं तो वो पावर शेयर क्यों करेंगे या मुस्लिम्स को डिमांड करने का मौका क्यों देंगे? पॉइंट नंबर 8, एमआईएम को आंध्रा या तेलंगाना में ये लेवल तक आने के लिए 2 से 3 डेकेड का ग्राउंड स्ट्रगल करना पड़ा था। नॉर्थ इंडिया के मुस्लिम्स को भी ये पॉलिटिकल रियलिटी समझने में वक्त लगेगा और यहाँ जिम्मेदारी बनती है एजुकेटेड मुस्लिम यूथ की। अपने कम्युनिटी को समझाओ कि इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीडरशिप का मतलब है बार्गेनिंग पावर और बार्गेनिंग पावर का मतलब है असली तरक्की, सिर्फ सिंबॉलिक स्पीचेस या बीजेपी का डर दिखाकर वोट देना नहीं है। ये है असली सियासत, इसी तरह कम्युनिटीज ऊपर उठती हैं। अगर आप माजी में भी देखेंगे तो आज़ादी के बाद भारत के मुसलमानों के पास मुस्लिम लीग नाम की एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी थी, मगर जैसे ही मुत्तहिदा कौमियत का नज़रिया दिया गया, यानी कि बाकी पार्टीज़ में जैसे सेक्युलर पार्टीज़ उस टाइम पे कांग्रेस ही थी, उसमें शामिल होकर सारी अक़वाम के साथ मिलजुल कर शाना बशाना काम किया जाए, मगर उसका नतीजा क्या हुआ? 50 साल में सियासी फैसले मुसलमानों से छीन लिए गए। इन तमाम चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में जितने पॉइंट्स मैंने बयान किए हैं, अगर एक एक पॉइंट का अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं
इस टॉपिक को और वाइड लेवल पे और ज़्यादा खोल कर अगर आपको समझाया जाए तो आप कमेंट कीजिए, हम वो वीडियो भी या वो सीरीज़ भी आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। मुस्लिम सियासत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे नए टॉपिक के साथ।